हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी सत्कार क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th वाली है ना, ये वाली। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और शुरू से ही मैं आपको इसके टॉपिक बाय डेली वीडियो के माध्यम से आपको करा दूंगी, ताकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हम रोज़ाना एक एक टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसकी अनुक्रमिका देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान के इतिहास का परिचय दिया हुआ है। पहले अपन ये वाला टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए, ये राजस्थान का इतिहास का एक परिचय, तो ये कर लेंगे आज। और उसके बाद है हमारा राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। मतलब इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी हमारे राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी ये बुक। और इसको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, इसको ना पढ़ने में बहुत लेजी टाइप हो जाते हैं, आलस आते हैं, ऐसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको इसको कराऊंगी तो आप आसानी से आपको ये हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, यानी कि जो हम देखते आए हैं आज तक कि राजस्थान का इतिहास पढ़ते भी आए हैं, सबने पढ़ा भी है, लेकिन इस बुक में जो दे रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट क्वेश्चन कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि रीट हो या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, किसी में भी जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान का इतिहास जो भी टॉपिक आपको उसमें है आपके सिलेबस में और जो इसमें दिए हुए हैं, तो वो वहाँ क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, यानी कि इसका जो परिचय है। तो देखिए, 1949 ईस्वी पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, यानी कि इससे पहले 1949 से पहले राजस्थान नाम से कोई भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी कि इसके बाद जब राजस्थान नाम जो भी हुआ है वो इसके बाद हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1800 में, यानी कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस का नाम आपने सुना ही होगा। जॉर्ज थॉमस, इन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना, यानी कि 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कितनी बार, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस के बाद आता है, देखिए, इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, यानी कि कर्नल जेम्स टोम की जो ये पुस्तक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कितनी ही बार पूछी जा चुकी है। तो देखिए, आप पहले ही इसकी जो 2 लाइनें हैं पहले ही पेज में, तो उसमें से भी क्वेश्चन कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो देखिए आप ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको डेली चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इनकी जो पुस्तक है 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक में प्रदेश का नाम, यानी कि राजस्थान का नाम इन्होंने रायथाना, क्या बताया था, रायथाना, ये रायथान बताया था, या फिर राजस्थान भी रखा था। यानी कि सबसे पहले राजस्थान नाम का प्रयोग किसने किया है, क्वेश्चन आ चुका है, किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने। और इनकी पुस्तकें जो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने इसका नाम राजस्थान या रायथान रखा था, है ना। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का जब एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया। ठीक है। तो देखिए, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम भी मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी, और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये देखा ही हमने कि जो वहाँ पे जो जातियाँ हैं उनके नाम से भी उसका विशेष क्षेत्र का नाम हो जाता है, और कभी कभी तो अभिलेखों के माध्यम से भी नाम हम देखने को मिलते हैं। तो देखिए,
राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, ध्व, तो देखो क्या क्या नाम आया, देखो मरु है ना, ध्वन है, जांगल है, मत्स्य है, शूरसेन है आदि ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। मरु और ध्वन दोनों का अर्थ एक ही और इनका प्रयोग कालांतर में इसे प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया। देखो मरु इनकी वहाँ पे मरुस्थल होता है, इसलिए इसका मरु जोधपुर संभाग के लिए हुआ। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार और कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ भी कहा जाने लगा। यानी कि पहले क्या, जोधपुर को पहले मरु कहा था, फिर उसके बाद मरुवार कहलाया और उसके बाद अभी फिलहाल अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में मारवाड़ कहा जाता है। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ पर शमी, केर और पीलू आदि होते हैं। शमी ये वृक्ष है ना, तो इनके आधार पर ही वहाँ पे जांगल क्षेत्र कहलाया। बीकानेर और नागढ़ के आसपास का क्षेत्र जांगल कहलाता है। तो ये देखो जांगल भी पूछा गया है कि जांगल में कौन से क्षेत्र आते हैं, है ना, तो जांगल में आते हैं देखो नागौर और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो देखो मत्स्य संघ में भी वो जिले दे देगा आपको, जैसे इसमें दे रखा है जयपुर, है ना, अलवर, भरतपुर, तो वो आपसे पूछ सकता है कि मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा, देखिए जयपुर, अलवर और भरतपुर की जगह कुछ भी दे देगा, सीकर दे देगा या झुंझुनू दे देगा, कुछ भी दे देगा, धौलपुर दे देगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि जयपुर, अलवर और भरतपुर तीनों ही मत्स्य संघ में आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, जयपुर, है ना, अलवर और भरतपुर, तो जय और भरत और अलवर, है ना, तो जय और भरत को दोनों का नाम याद रह जाएगा और अलवर, ठीक है। विस्तृतता, है ना, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी तो मत्स्य संघ की अपन राजधानी शुरू से ही पढ़ते आए, सबको पता भी होगा, विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र के सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सुरसेन राज्य में सम्मिलित है। सुरसेन में कौन कौन से आते हैं, देखिए सुरसेन राज्य में आते हैं, धौलपुर, करौली, और ये भरतपुर के मथुरा, ये मथुरा यानी कि यूपी से जुड़े हुए हैं, तो ये धौलपुर और करौली ये तीनों ही आते हैं। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए महाभारत में किस किस का उल्लेख मिलता है, सुरसेन हो गया, मत्स्य संघ हो गया, और आगे देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ का भूभाग काटल कहलाता है, यानी कि माही नदी के पास जो भूभाग है उसे काटल कहा जाता है, यानी काटल का मैदान। क्वेश्चन पूछ चुका है कितनी बार, इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए कि आपको मतलब आए दिन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। और माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ के जो भूभाग है वो काटल कहलाता है, यानी काटल का मैदान कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान भी कहलाता है। देखिए आपको कंफ्यूज करने का तरीका उसके पास, देख प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, अब डूंगरपुर भी पास में ही, तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों के ऑप्शन में दे देगा, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों के मध्य का भूभाग ही 56 का मैदान कहलाता है और काटल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ के का जो भूभाग है वो काटल का मैदान कहलाता है। तो दोनों ही अच्छे से याद कर लेना। बेसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। तो देखो ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक स्थित है, बेसोरगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठार है पठारी भाग वो ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा, तो गिरवा पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, जो कटी फुटी पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा कहलाती है। बेसोरगढ़ यानी ऊपरमाल का जो पठार है वो बेसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठार क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड किसे कहा जाता है, यानी जैसलमेर का प्राचीन नाम था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र भांगड़ कहलाता है। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती कहलाता है ना। सीकर, झुंझुनू और चूरू शेखावाटी में नाम से जाने जाते हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ अलग है और भांगड़ अलग है,
भांगड़ शेखावटी क्षेत्र को भी बोलते हैं, और ये बांगड़ है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और जैसलमेर को मांड। आगे देखिए, इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं हम। देखिए, इतिहास का काल विभाजन मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से वो 3 काल? प्राक युग और आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक यानी कि सबसे पहले का युग, और आद्य युग और ऐतिहासिक युग जो अब हम पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं, वो ऐतिहासिक युग जो लिखा जा चुका है वो प्राक युग। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो वो प्राक है। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। कौन से युग में? प्राक युग में। आद्य युग की संज्ञा इतिहासकार ने उस काल को दी है जिसे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वो अस्पष्ट है। तो वो जो अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ। जैसे कि कौन सी लिपि? जो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं अपन, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया ना, तो वो वाले। तो देखो, प्राक युग कौन कौन से? प्राक युग हो गया है ना, आद्य युग हो गया और ऐतिहासिक युग। प्राक युग है जिसके लिखित साक्ष्य हमें है ही नहीं, मतलब उसका कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। और आद्य युग जो लिखा हुआ तो है लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं गया, यानी कि उसकी लिपि किसी को समझ में ही नहीं आई, तो वो आद्य युग हो गया। और ऐतिहासिक युग वो है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए आप। तो हाँ, तो अस्पष्ट है ना, अथवा उनकी लिपि को भी पढ़ना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व था, यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व वाला युग प्राक युग कहलाया। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल को 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और ऐतिहासिक युग, ये युग है 600 ईस्वी पूर्व वर्तमान तक जारी है। आपको ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राक युग और आद्य युग और ऐतिहासिक युग का टाइम पीरियड। अब चलो नीचे देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक राजस्थान, यानी प्राक युग में राजस्थान क्या क्या था, इसकी क्या क्या विशेषताएं जो भी है हम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ है क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। संघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टद्युति नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल और देखो, पूर्व पाषाण काल, मध्य और काल तथा उत्तर पाषाण काल, 3 कालों में बांटा गया है। देखो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता हो गई रावी नदी पे, और हमें कालीबंगा पढ़ते हैं, है ना, घंगर नदी पे है। जितनी भी सभ्यता है वो सब किस पे हैं? ज़्यादातर नदियों के किनारे पर ही है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो भी मानव रहता था वहाँ उसे देखो, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वो जो भी काम करता था, ज़्यादातर मानव इसीलिए पानी के आसपास ही, जहाँ पर नदियाँ थी वहीं पे अपना रहने का जो भी स्थान है कि मानव वहीं पे मिले, क्योंकि उन्होंने वहीं अपनी बस्तियों को वहीं पे बसाया है। तो हम आगे देखते हैं। पूर्ण पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज के लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति भी विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी हेकट
ये सिंह हेकट इतिहासकार ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली है? 1870 ईस्वी में C.A. हेकेट ने। ये हेकेट है, इसने क्या करा? कुठार को, हेकेट को कुठार, तो हेकेट ने कुठार को खोज लिया कब से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। किसने? C.A. हेकेट ने। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्ण पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास, उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी किसको जाता है? तो इसका श्रेय बी आलचीन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्ण पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाण काल, तो देखिए मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लोनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। देखो ये उपकरणों की विशेषता भी है और ज़्यादातर ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो उपकरणों की विशेषता क्या है? इसमें छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जेस्पर, एगेट और चट, कार्नेलियन और इस काल के तो एगेट हो गया और चट हो गया, कार्नेलियन हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, कलसेंडोनी हो गया आदि पाषाण काल से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज और स्क्रैपर, पवाइटर हो गया आदि उल्लेखनीय है। पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल उपकरण भी कहा जाता है, यानी माइक्रोलिथ वाले उपकरण हैं। उत्तर नव पाषाण काल में देखिए भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में धातु काल, यानी कि राजस्थान में धातु काल का क्या है देख लेते हैं। ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो सीकर पे है ना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है ना, गिलोंड सभ्यता राजसमंद में, हाहड़ और झाडोल ये उदयपुर में। ये देखो झाडोल क्वेश्चन पूछ सकता है कि झाडोल सभ्यता कहाँ पे है, पढ़ी नहीं होगी आपने इसे। तो झाडोल है कहाँ पे? झाडोल उदयपुर में। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, जिसमें भी दे रखा है कि राजस्थान की सभ्यता है। अगर उसमें पूरा टॉपिक दे रखा है तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, और जिसमें पर्टिकुलर दे रखा है कि जैसे कालीबंगा है, हाड़ है, इस तो वो इसमें भी दे रखी हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिंड पांडलिया ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। तो पिंड है ना, हमें चीते का क्या मिला? हमें पिंड मिला था। देखिए हाड़ और झाडोल यानी उदयपुर में, ढोल यानी उदयपुर में, और कुराड़ा कहाँ पे? नागौर में। क्या
नागनी कुराड़ा, ऐसे याद कर लो, नागनी कुराड़ा। साबणिया व पुंगल, बीकानेर। पुंगल तो याद है आपको बीकानेर में, साबणिया ब से बीकानेर हो जाएगा। नंदलालपुरा किराडोत व चीथवाड़ी जयपुर में है। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, नंदलालपुरा किराडोत व चीथवाड़ी। नंदलालपुरा किराडोत चीथवाड़ी जयपुर में। एलाना, देखिए एलाना जालौर में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। कोल महाओली सवाई माधोपुर में है। मला भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हैं, आपको इनको अच्छे से याद करना है। अब लोह काल में आ जाते हैं। धातु काल निकल गया ना, तो धातु काल में ताम्र वाली हो गई, और ये लोह काल। लोह में कौन कौन सी हैं सभ्यताएं वो देख लेते हैं। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौ लोहकाली सभ्यताएं। देखिए लोहकाली सभ्यता, इसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कौन सी ताम्रकाली सभ्यता है या पाषाणकाली सभ्यता है या कौन सी लोहकाली सभ्यता है। तो लोह वाली नौ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में और रेड टोक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही लोहकाली सभ्यताएं। नौ वाली जोधपुरा, सुनारी और रेड टोक में होगी, सुनारी झुंझुनू में होगी, नौ भरतपुर में और जोधपुरा जयपुर में। जोधपुरा लगती जोधपुर लिखनी है, जयपुर में है, आपको वैसे याद भी होगी। आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा व सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, जिसे कहा जाता है रेड सभ्यता को। ये टोक में रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटानगर किस सभ्यता कहा जाता है? रेड टोक को। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति है ना का उदय हुआ है। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है हमने आगे देखा ही, कौन सी लोह काली, ताम्र, पाषाण काली और जो भी है वो देखी है हमने। तो अब देख लेते हैं ये कौन कौन सी सभ्यता है। ये कालीबंगा का आपने नाम सुना होगा, पढ़ भी रखा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? प्राचीन दृश्यद्विती और सरस्वती, ये दोनों नदियाँ, दृश्यद्विती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? घंगर नदी क्षेत्र। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। तो देखिए कालीबंगा में आपको क्या ध्यान रखना है, ये कहाँ पे, कौन से जिले में है? जिला ध्यान रखना है आपको, जिला है हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे है? घंगर नदी जो वर्तमान में ये प्राचीन कौन कौन सी नदियाँ थी? तो दृश्यद्विती और सरस्वती नदी दोनों से मिलकर घंगर नदी को हम वर्तमान में घंगर नाम से जानते हैं। और इसी नदी के किनारे हैं कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आज से ये देखो, ये भी ध्यान रखना है, आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ की खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961 और 62 में बीबी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य कराया गया। तो देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1952 में कालीबंगा का उत्खनन नहीं, खोज किसने की? पहले तो ये देख लेते। खोज 1952 में खोज की है अमलानंद घोष ने। इसकी खोज के पश्चात इसका उत्खनन हुआ है
1961 और 62 में किसने किया है? बीबी लाल और बीके थापर ने। ब्रज बिहारी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर? कालीबंगा के स्तर हैं। देखिए स्तर कितने स्तरों में हो? 5 स्तर उत्खनन में। उत्खनन किसने किया? 1961 और 62 में, याद रखना है आपको, बीबी लाल और बीके थापर ने। इसका खोज किसने की है? 1952 में। किसने की है? अमलानंद घोष ने। कहाँ पे ये है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे हैं? घंगर नदी के किनारे। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। स्तर को हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वह तीसरे, देखिए हाँ, प्रथम 2 स्तर, इसके जो प्रथम 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। यानी कि 2 स्तर तो स्तर, यानी कि 2 स्तर किससे? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वही तीसरे और चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है। यानी कि 2 स्तर पूर्व हड़प्पा सभ्यता कालीन है और तीसरा, चौथा और 5वां ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसे 2 भागों में भी बांटा गया है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा इनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल। देखो ये विशेषता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो कि कौन कौन सी सही, मतलब वो जैसे वो पूछ लेता है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो उसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो उसमें ये विशेषता हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको इनको एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। बर्तनों का रंग लाल था, है ना, वो बोल देगा बर्तनों का रंग लाल नहीं था या लाल रंग के बर्तन नहीं मिले, तो बर्तनों का रंग लाल था जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो ये भी इसकी विशेषता है। पूछ सकता है वो कि ये विशेषता सही है या नहीं, तो हमने पढ़ रखा है कि हाँ ये थी तो सही है। जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत पर 2 फसलें उगाते थे। तो 2 फसलें उगाने का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? कालीबंगा से, भी ध्यान रखना है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धति की जानकारी भी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त खिलौनों, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तो इसकी एक विशेषता है भी कि यहाँ से बेलनाकार मोहर मिली है, लकड़ी की नाली भी मिली, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ कैसी होती थी? लकड़ी की होती थी, है ना। बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड भी मिले हैं। तो चलो हम देखते हैं हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली हाड़ नदी, यानी आयर नदी के तट पर बसे हाड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता, यानी कि ये पाषाण कालीन सभ्यता है। हाड़ सभ्यता कौन सी? पाषाण कालीन, ये भी ध्यान रखना है ना। और आयर नदी के किनारे पे उदयपुर में है और कितने 4000 वर्ष पुरानी इसके अवशेष सामने आए। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, यानी ये टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल कोट यानी मिट्टी का टीला कहा जाता है। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उनके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD शांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। तो देखिए हाड़ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है बता देती हूँ आपको एक बार और। हाड़ सभ्यता, है ना, कौन से जिले में? उदयपुर में है, उदयपुर शहर में बसी हुई है, आयर नदी के किनारे पर है, तट पर है और उत्खनन 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, ये ध्यान रखना है। इसका उत्खनन कब हुआ है? 1953 में। देखो 1952 में हुआ है कालीबंगा का और 1953 में हाड़ सभ्यता का हुआ है अक्षय कीर्ति व्यास और उनके बाद RC अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में कराया गया। तीनों ही नाम ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर पूछता है वो कि कौन सा
इतिहासकार कालीबंगा से संबंधित है या नहीं है, या कौन सा इतिहासकार आहार से संबंधित है या नहीं है। तो इस तीनों को ध्यान रखना है, अक्षय और रतन और सांकलिया। तो सांकलिया, रतन और अक्षय तीनों ही किसके, अक्षय कीर्ति व्यास हाड़ से संबंधित, रतनचंद और सांकलिया, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है और तीनों को ही ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है, आहड़ सभ्यता से ये संबंधित है। उत्खनन कार्य आहड़ सभ्यता का अक्षय कीर्ति ने, रतनचंद्र अग्रवाल ने और HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे, यानी कि पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। तो ये पाषाण कालीन है इसलिए ना। हाड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते, यानी कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें लोग, जो मृतक लोग हैं उनके आभूषणों के साथ ही दफनाया जाता था। तो ये याद रखना है, हाड़ सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। जो लोग मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण मिलता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो हाड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध होता है, यानी कि लाल और काले मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, यानी ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो ये आहड़ को कहा जाता है। यहाँ तांबे के औजार और उपकरण अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अब आती है हमारी तीसरी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, इसका जिला ध्यान रखना है आपको, क्या है जिला, राजसमंद। गिलुंड कस्बे में बना, और नदी कौन सी ध्यान रखनी, बनास, ठीक है, बनास नदी। कालीबंगा का जिला याद हो गया होगा आपको, हनुमानगढ़ कौन सी नदी पर है, घंगर नदी पर है। कितने स्तरों में उत्खनन हुआ है, 5 स्तरों में उत्खनन हुआ है। कौन कौन, 1952 में किसने किया है, अमलानंद घोष ने खोज की है, उत्खनन नहीं किया। उत्खनन हुआ है 1961 और 62 में, किसने किया है, BB लाल और BK थापर ने। और उसके बाद आती है हमारी हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता का उत्खनन, खोज और उत्खनन। हाड़ सभ्यता का 1953 में हुआ, अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल यानी रतनचंद्र अग्रवाल, और दूसरे थे HD सांकलिया। तो तीनों का ही ध्यान रखना है। और कौन सी सभ्यता है जिनके कौन सी सभ्यता है जिनमें मृतकों को गहनों के साथ दफनाया जाता था, तो वो है हाड़ सभ्यता। और गिलकुंड सभ्यता, ये है राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। तो ठीक है, रिवाइज भी करा दिया मैंने आपको। गिलकुंड सभ्यता कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों में उत्खनन के फलस्वरूप हाड़ संस्कृति से जुड़ी हुई ये सभ्यता प्रकाश में आई, क्योंकि ये भी हाड़ के पास ही, हाड़ सभ्यता का ही भाग है, और जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, याद रखना, नाम से पुकारा जाता है। 1957 और 58 में BB लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया। तो इसका भी, गिलकुंड सभ्यता का BB लाल ने, किसने उत्खनन किया है, BB लाल ने, ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्या तत्पश्चात 1900, और सन भी याद रखना है, 1957 और 58। 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पॉशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। ये उत्खनन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिनका समय 1900 से 1700 ईस्वा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलकुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले, यानी कौन सी सभ्यता है जिससे 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो वो है गिलकुंड सभ्यता। गिलकुंड सभ्यता है जो बनास नदी के किनारे पे, सादे, काले, पालिशदार और भूरे, लाल और काले चित्रित मृत भांड भी मिले। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाड़ में पकी ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलकुंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि हाड़ में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो गिलकुंड सभ्यता है वो भी हाड़ सभ्यता का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर क्या, प्रचुर मात्रा में, यानी आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हुआ है।
अब देखिए भागोर सभ्यता, ये भागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। ये कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है भागोर सभ्यता। ये कोठारी नदी पे, तो इसका जिला याद रखना है भागोर भीलवाड़ा, कोठारी नदी पर। और डॉक्टर V.N. मिश्र ने इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? सन याद रखना है 1967 से 70 तक, है ना। और निर्देशन किसके निर्देशन में? डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुआ है ना। कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो किस सभ्यता से प्राग ऐतिहासिक काल की अवशेष भी प्राप्त हुए? तो वो भागोर सभ्यता है, वो ना। इसका उत्खनन ध्यान रखना है किसने किया है? डॉक्टर V.N. मिश्र ने। डॉक्टर V.N. मिश्र ने किया है। देखो पूरी सभ्यताओं की जब हम एक साथ याद कर लेते हैं जब तो हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी का कौन सा है। जैसे कि वीबी लाल बीके, है ना, और बीके थापर हो गए, है ना, अक्षय कीर्तिवार, A.D. साकलिया, है ना, रतनचंद अग्रवाल, और ये देखो डॉक्टर V.N. मिश्र। तो चारों पाँचों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर V.N. मिश्र हैं भागोर सभ्यता के, अक्षय कीर्तिवार, रतनचंद अग्रवाल और H.D. साकलिया, ये तीनों ही हैं हमारे आर्य सभ्यता के। और गिलगुन सभ्यता के कौन से थे? इनके थे उत्खननकर्ता। इसका भी आपको ध्यान रखना है, बीबी लाल के निर्देशन में गिलगुन का हुआ था। अब आगे देखते हैं। उत्खनन के दौरान यह प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के भी प्रमाण मिलते हैं। किस सभ्यता के लोगों को आखेटक होने के प्रमाण मिलते हैं? तो भागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में। भागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो छेद वाली सुई किस सभ्यता से मिली? भागोर से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण का भी प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये पुस्तक तो पूरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपको इसे पढ़ने में भी बहुत आलस से आएंगे, लेकिन मैं आपको करा रही हूँ। एक मेरे वीडियो को आप बार बार सुनोगे ना तो आराम से आपको एक एक बात याद हो जाएगी, और आपका कन्फ्यूजन भी मैं साथ के साथ दूर कर रही हूँ, रिवाइज भी करा रही हूँ, तो आपको आराम से याद हो जाएगी। अब आ गई हमारी गणेश सभ्यता। ये कहाँ पे? सीकर जिले में। नीम का थाना सीकर, कातली नदी के किनारे पर। तो गणेश सभ्यता है हमारी कातली नदी के किनारे पर ना, सीकर में। उद्गम स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण जननी माना जाता है इसे। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो गणेश सभ्यता को। जबकि ताम्रकालीन सभ्यता किसे कहा जाता है? आर्य सभ्यता को। तो दोनों में डिफरेंट है कि ताम्रकालीन सभ्यता, आर्य सभ्यता, लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये है हमारी गणेश सभ्यता। नीम का थाना सीकर, कातली नदी के किनारे पर स्थित है ना। इसका देख लेते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रतनचंद्र अग्रवाल। ये रतनचंद्र अग्रवाल और किसी में भी आया था ना? तो ये आया था हमारे, बताओ, ये आया था हमारे आहार सभ्यता में। तो ये उसमें भी थे और ये इसमें भी है, तो दोनों का ध्यान रखना। ये 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के प्राचीनतम सिद्ध होती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों को व पात्रों में 99% तांबा मिला है, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपशनी मृद पात्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपशवर्णी मृद पात्र भी कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए जाते यानी कि सजाए हुए हैं। गणेश और भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भी भेजा जाता था। यानी कि कौन सी सभ्यतावासी तांबा का निर्यात करते थे, यानी कि ये यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को निर्यात करते थे।
तो ये कुछ प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। भीनमाल, ये कहाँ पे? जालोर की सभ्यता है, एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इनका उत्खनन आरसी अग्रवाल, यानी भीनमाल जालोर में है। इसे इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है, जो इस विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम देखो, ये भी याद रखना है, श्रीमाल था। और यहाँ से रोमन एम्फोरा सुरापात्र व यूनानी सुराही मिली है, जो विदेशी व्यापार का केंद्र होने का प्राचीनतम प्रमाण है। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर में प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये लोह खाली भी इसवाल सभ्यता उदयपुर में है, और ये लोह उद्योग के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए। तो बेराट सभ्यता कहाँ पे? हमारी जयपुर में है। यहाँ से बीजक पहाड़ी, भीम डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी, ये किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट से। यहाँ पे देखो, हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी हो गए, कैलाशनाथ दीक्षित। देखो, कैलाशनाथ दीक्षित, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ये किस सभ्यता से संबंधित है। तो दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। बेराट से एक गोल मंदिर, अशोक स्तंभ और के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाभु अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अब आ जाते हैं हम बालातल सभ्यता। ये बालातल सभ्यता उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में बालातल सभ्यता का उत्खनन हुआ है। ये एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकार में है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा से होने के कारण पुख्ता प्रमाण होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नव भरतपुर में, नगर टोंक में आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान की इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा व चक 64 में मिलते हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिले। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भी भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर कहाँ पे बिताया था? मत्स्य देश में की शासन विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से ही लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के
रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है, वह कौन सी है? प्रथम है जनपद का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो राजस्थान के जनपद हम कल इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वैसे भी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा 1 घंटा तो बहुत होता है, वैसे 1 घंटा हुआ नहीं, लेकिन हम 1 घंटा लास्ट देगा। और मैं आपको ये पुस्तक यानी कि जो राजस्थान की कला संस्कृति की जो पुस्तक है, मैं आपको डेली टॉपिक वाइज ये पूरी कंप्लीट इस चैनल पे फ्री आपको करा दूँगी, ताकि आपको ये आसानी से मतलब कोई भी एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और